अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। अब हम एक सिर्फ महाज को आज कवर करते हैं क्योंकि 8 फरवरी को किस तरह से कमेमोरेट करना चाहिए, किस तरह से याद करना चाहिए। क्या ये कुछ लोगों के लिए यौम स्याह है तो कुछ लोगों के लिए ये यौम तामीर और तरक्की रहा, वो एक बात हो गई अलहदा। लेकिन अब हम जब व्हेन वी हैव गॉन पास्ट इट, लेकिन अब उसकी बात करना एक ज़रूरी है। सिर्फ एक महाज को हम लोग लेकर चल रहे हैं, वो है अदलिया को लेकर, क्योंकि कई जगहों पे हुकूमत ने अपने सींग फंसाए हुए हैं कई लोगों के साथ, कई सारे सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी के साथ। उनमें से एक बहुत प्रोमिनेंट जो बहुत अहम तरीन और प्रोमिनेंट तरीन जो एक सेगमेंट है वो है अदलिया। वहाँ से नाजरीन ख़तो किताबत का, खतूत का एक सिलसिला है जो कि हुकूमत की जानिब चल पड़ा है। इसके ऊपर बात करेंगे कि ये जो तमाम तर सिलसिला है, अब ये हुकूमत, क्योंकि अब इसमें मज़ीद ऐड ऑन होने जा रहा है जस्ट अहेड ऑफ द 8 फरवरी, जैसे ही हफ्ता अब शुरू हो रहा है अगला, इस मज़ीद चीज़ में बहुत सारी एक आवाज़ें मज़ीद इजाफा होने जा रही हैं, ऑगमेंट होने जा रहा है ये पूरा सिलसिला। डेमोन्स्ट्रेशंस का भी इरादा है और एक हुकूमत के ख़िलाफ़ एक खासा अहम महाज है जो कि हमें यहाँ पर नज़र आता है। ऐसा लगता है यहाँ हुकूमत जो है, इनको क्या वजह है कि इंगेज करने के बजाय और ज़्यादा वन आफ्टर दी अदर इनको उल्टा डिसग्रंटल कर रही है। ये एक बहुत अहम सवाल है जो कि आज हुकूमत से हम लोग उठाते हैं और एक सिर्फ इस महाज के ऊपर बात करेंगे, इसको कवर करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से जो बात की जा रही है, क्योंकि जो यौम स्याह मनाया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वहाँ पर हुकूमत का भी एक पॉइंट है जो कि खैर बहरहाल एक वैलिडिटी रखता है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। बट फॉर द इशू इन जुडिशरी, और अब जो वहाँ पर एक जो क्वागमायर है या एक वर्लपूल है, उसके हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो हमने इज्तिमाई तौर पर इकट्ठी की हैं, वो देगा। फिर उस पर थोड़ा सा आगे ले जाते हैं इसको कि अगर यौम स्याह है, जाहिर है रेलेवेंट फोरम एहतजाज करें, अपनी आवाज़ उठाएं पुरअमन तौर पे। जिस तरह से आप अपनी शो ऑफ स्ट्रेंथ कर सकते हैं, ये हर किसी का हक़ है, हुकूमत का भी हक़ है, अपोजिशन का भी हक़ है। लेकिन अगर अपनी ग्रीवेंसेस रेलेवेंट फोरम तक ना पहुंचाई जाए तो उसको क्या नाम दिया जाए, ये एक बड़ा अहम सवाल है जो हम PTI से भी उठाएंगे। बहरहाल ये देखते चलिएगा नाज़रीन, जैसे मैं अर्ज़ कर रही थी आपसे कि जजेस खतूत और अदलिया बहरान, ये एक क्राइसिस सिचुएशन है। इसके ऊपर जो व्हाट वी हैव एज ऑफ नाउ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 जजेस के बाद सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया और कल जस्टिस बाबर सत्तार ने भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जजेस तकर्रुरी मामले पर एक और खत लिख दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अथर मिनल्ला ने खत में 10 फरवरी को जुडिशल कमीशन का होने वाला इजलास मौखर करने का मुतालबा किया और खत के मतन के मुताबिक 26वीं तरमीम के केस में आईनी बेंच फुल कोर्ट का कह सकता है। नए जजेस आए तो फुल कोर्ट कौन सी होगी, ये तनाज़ा बन गया है। जैसा कि आप और पूरी कौम जानती है कि 26वीं आईनी तरमीम को मुतअद्दिद जो दरख्वास्त हैं, दरख्वास्त गुजारों ने चैलेंज किया हुआ है, लेकिन ये जो दरख्वास्तें हैं सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने इल्तिवा का शिकार हैं। मौजूदा हालात में अदलिया पर अवाम का एतमाद इस बात पर मुनहसर है कि 26वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद करने के हवाले से दायर दरख्वास्तों से किस तरह निपटा जाता है। इस मरहले पर नए जो जजेस हैं जो इस तरमीम से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, अवाम के पहले से मुतज़लज़ल एतमाद पर मज़ीद भारी पड़ेगा। ये मतन है नाजरीन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस ट्रांसफ़र हुए हैं। आइन के मुताबिक नए जजों का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा हल्फ लाजिम था। हल्फ के बगैर इन जजेस का जज होना मशकूक हो जाता है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट बदली जा चुकी है। मौजूदा हालात में जजेस लाने से कोर्ट पैकिंग का जो तासुर है वो मिलेगा और पूछना चाहते हैं, ये पूरे ख़त में एक नाजरीन उसके कंटेंट हैं, पूछना चाहते हैं अदालत इस सूरत हाल में क्यों अदालत को डाला जा रहा है। 26वीं तरमीम के फैसले तक जजेस तैनाती मौखर की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार का ख़त, उसमें ये लिखा है, उसमें ये कहना था कि सीनियरिटी लिस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी का नोटिफिकेशन जारी करना गैर आइनी और गैर कानूनी है। बगैर हल्फ उठाए ट्रांसफ़र जजेस को कमेटी में रखना गैर कानूनी होगा। आपकी ज़ेर निगरानी तीनों जजेस आर्टिकल 194 की खिलाफ वर्जी में बगैर हल्फ 3 फरवरी से जुडिशल काम शुरू कर चुके हैं। बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आपकी जिम्मेदारी थी कि आप तीनों जजेस से हल्फ लेते। इससे पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 जजेस ने खत लिखकर किसी दूसरी हाई कोर्ट से जजेस लाने की मुखालफत की थी। खत चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत 3 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को लिखा गया और एक कॉपी जो है इसकी सदर पाकिस्तान को भी अरसाल की गई थी। नाजरीन, इसके ऊपर बात करेंगे और जो कहते हैं वो ये है, जो एक्चुअल बोन ऑफ कंटेंशन है वो ये है कि पूरी जो चीज़ है या जो इस नहज के जो जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, अपोजिशन का इसमें ये मौक़िफ़ है और जो एजिटेटिंग जुडिशरी के अरकान हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि ये ऑल सारा इस तरफ ओरिएंटेड है कि
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी यानी इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में ही रहें। उनको जेल में रखना दरअसल मकसूद है और प्राइमरीली स्पीकिंग यही एक रीज़न है जिस वजह से ये तमाम तर चीज़ें हो रही हैं। ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है नाजरीन, बहुत बड़ी कंटेंशन है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। एंड ऑल्सो नोटेबली दिस इज़ जस्ट वन ऑफ द फ्यू थिंग्स जहाँ पर हुकूमत ने अपने सींग फंसाए हुए हैं, वरना इसके अलावा अपने इत्तेहादियों से भी हुकूमत की कोई ख़ास दोस्ती निभ नहीं रही है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। वहीं दूसरी तरफ PTI से भी ये सवाल उठाएंगे कि यौम स्याह मनाएं, यौम स्याह मनाना और इस चीज़ को जिस तरह से मर्जी कमेमोरेट करना ज़ाहिर है अपोजिशन का हक़ है, लेकिन इसके ऊपर अता तारड़ साहब की जो ट्वीट है वज़ीर इत्तलात और नशरियात की, उसमें एक बात अहम है, उसको ज़रा नाज़रीन के सामने भी दिखाया जाए, जहाँ पर वो ये कहते हैं कि जहाँ एक तरफ ये कहा जा रहा था कि मुतद्दिद जो केसेस हैं और जो मुतद्दिद दरख्वास्तें हैं, बहुत सारे सीट्स के ऊपर तनाज़े हैं, बहुत सारे सीट्स कंट्रोवर्शियल हैं, लेकिन जो ट्राइब्यूनल में दरख्वास्तें हैं उनकी तादाद सिर्फ 20 क्यों? जाहिर है जो भी रेलेवेंट फोरम हैं उनका दरवाज़ा खटखटाना भी अग्रीव्ड पार्टी के ऊपर उतना ही लाजिम व मलजूम है जितना कि डेमोन्स्ट्रेशन करना, क्योंकि अगर सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन की जाए लेकिन रेलेवेंट फोरम का दरवाज़ा ना खटखटाया जाए तो फिर ये इंप्रेशन जाना भी गलत नहीं है कि शायद सारी चीज़ें सिर्फ एक शो के लिए, सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए की जा रही हैं। अगर वाक़तन इफेक्टिवली चाहते हैं कि अपनी ग्रीवेंसेस को एड्रेस करवाया जाए या किया जाए तो रेलेवेंट फोरम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फाइलिंग्स हैं वो उनकी तादाद सिर्फ 20 क्यों? ये भी एक अहम सवाल है जिसको साथ साथ इसी कंटिन्यूटी में उठाएंगे। फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों का रुख करती हूँ और यार राइट वील टेक अ ब्रेक नाजरीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर डोंट गो एनीवेयर, मैं अपने मेहमानों का रुख करूँगी आपके साथ। जी वेलकम बैक नाजरीन, फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों का रुख करते हैं। अब रियासत अली आज़ाद साहब यहाँ स्टूडियो से हमारे साथ तशरीफ फरमाए। सदर हैं आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, बहुत खुशामदीद। सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद नाजरीन PTI के स्टॉलवर्ट हमें ज्वाइन करते हैं, आपको भी वार्म वेलकम। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब नाजरीन JUI से हमें शामिल हमारे साथ हैं एंड ऑफ कोर्स अ वेरी लर्नड लॉयर हिमसेल्फ, तो तमाम तर इस मामले पे हमारी रहनुमाई करेंगे। मौलाना साहब की बड़ी ज़रूरी गवर्नमेंट से भी मुलाकात हुई है, अपोजिशन इत्तेहाद का भी जो है वो JUI अब हिस्सा है एज़ फार एज़ आई नो, तो वेरी वार्म वेलकम सर आपको भी। और बैरिस्टर अकील मलिक साहब नाजरीन, मेंबर कौमी असम्बली PMLN से और मुशीर बराए कानून और इंसाफ तमाम तर मामले पे अपने लर्नड व्यूज़ के साथ हमारे साथ हैं, हमारे हमरा हैं। एंड ऑफ कोर्स लॉयर्स का चूँकि आज डोमिनेंस है हमारे पैनल में, तो इसीलिए दस ऑल्सो जस्टिफाइंग कि हम इसी मौजू पे आज बात करना चाहते हैं। बाय एंड लार्ज के एक बार बार हुकूमत जो है वो सींग फंसाती हुई नज़र आती है और ये एक काफ़ी डिसग्रंटल्ड एक सेगमेंट है जहाँ पर कई लोग हुकूमत के हवाले से सवालात उठा रहे हैं। तो रियासत साहब, आप लोग भी चूँकि इसमें आप लोग इसमें आप एजिटेटेड हैं, आप आगे अपनी डेमोन्स्ट्रेशंस भी कर रहे हैं। अशतर औसाफ साहब पिछले वीक हमारे साथ थे प्रोग्राम पे, उन्होंने कहा ये कोई गैर मामूली बात नहीं है अगर किसी दूसरे सूबे से कोई आ रहा है जज, और उन्होंने मिसाल दी नन अदर देन साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब की, वो भी तो आए थे बलूचिस्तान से, तो ये तो इंक्लूसिव बात है, इसको आप खुश आइंद कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मोना, जिस आर्टिकल 200 का ये जिक्र करते हैं उसके अंदर 3-4 लेकुनाज़े ट्रांसफ़र हो सकती है, ये बिल्कुल आइन के मुताबिक है, लेकिन उसका मेकनिज़म जो बताया गया ना उस पर एक इंडियन जजमेंट है AIR 1994 पेज नंबर 268, उसमें उन्होंने मेकनिज़म बताया है, उसका पर्पस बताया कि आप किसी जज को ट्रांसफ़र किस पर्पस के लिए कर सकते हैं। दो चीज़ें, एक तो इन द इंटरेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस या पब्लिक इंटरेस्ट, या किसी हाई कोर्ट के अंदर कोई ऐसा मैटर चल रहा है जिसमें एक स्पेशलिस्ट या एक एक्सपर्ट जज की ज़रूरत है, डाइसेंट आ गया है दो जजेस के दरमियान, तो एक रेफरी जज के तौर पर बुलाया जाए, इस पर्पस के लिए उसका आना तो जस्टिफाइड है। हाँ। और दूसरी बात है फिर जो शरफरीदी केस है 1989 कराची 404 है, उसके अंदर इस प्रिंसिपल के ऊपर भी बात हुई है। फिर इसके अलावा एक और जजमेंट है, बड़ी रिनाउंड जजमेंट है, PLD 1996 पेज नंबर 324 आल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, ये रेलेवेंट जजमेंट से इस हवाले से है। इसके अंदर सीनियरिटी का जिक्र नहीं, इसके अंदर उस टाइम लिमिट का जिक्र नहीं कि कितने टाइम के लिए जाएगा आएगा, या देखिए जैसे 194 के अंदर जो हाई कोर्ट कंसर्न होती है उसका जो ओथ होता है
جو چیف جسٹس ہوتا ہے وہ پریزیڈنٹ سے لیتا ہے اور باقی ججز صاحبان سے جو چیف جسٹس کنسرن ہوتے ہیں، اور اس کے اندر اس جج کی تعیناتی لکھی جاتی ہے کہ میں بطور فلاں فلاں میرا نام جج پشاور ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ، تو اس جج کی تعیناتی اس اسپیسیفک جو کورٹ ہے اس کے لیے ہوتی. مثلا میں صدر اسلام آباد ہائی کورٹ ہوں، میں اگر یہاں سے کسی دوسری بار میں جاتا ہوں، میں کوئی ہمارے دوست ہم ایک دوسرے کو بلواتے ہیں، ایڈریس کرتے ہیں یا کسی پرپز کے لیے ہم جاتے ہیں، تو میں وہاں کا صدر نہیں ہو سکتا. تو یہ جج صاحب اس ہائی کورٹ کے صدر نہیں ہو سکتے. اس لیے حلف کا جو اٹھایا جا رہا ہے نا کویسچن، یہ بالکل ٹرو ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو اپرنٹلی آن دا فیس آف ریکارڈ ہے کہ جی ایک جو 26ویں ترمیم کی گئی اس کے اندر جو آرٹیکل 175A ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ جو 3 موسٹ سینئر ججز ہوں گے ان کے پینل میں سے چیف جسٹس بنے گا. آپ نے یہ اٹھا کے آل آف سڈن کہ آپ ان کو لے آئے ہیں اور آپ نے ایک جج کو سینئرٹی دے کے 7 ججز کی سینئرٹی آپ نے ڈسٹرب کر دی. آپ نے تو یہ ٹرانسگریس کیا ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اور اس کی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اندر. آپ نے یہ کوئی پبلک سرونٹ سول سرونٹ تو ہے نہیں کہ جی اپنی وہ سینئرٹی بھی لے کے آئے گا اور فلاں بھی کرے گا. اسی لیے جو ججز ہیں ان کے گریڈ نہیں ہوتے. یہ اس لیے کہ یہ آزادی کا جو ہے نا کہ جی ان کے اوپر کوئی ایسا وہ پریشر وہ دباؤ. میں مثال آپ سے میں نے عرض کی تھی، انہوں نے مثال دی تھی اشتر صاحب نے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بہت پرومیننٹ مثال ہے، وہ بھی بلوچستان سے آئے تھے. نہیں وہ دیکھیں نا بلوچستان میں ان کا اور چیف جسٹس بھی بن گئے تھے. وہ ڈائریکٹ اس لیے بنے تھے کہ جب 31 جولائی کی ججمنٹ آئی تھی تو اس کے اندر جو پی سی او کورٹس تھیں وہ ختم ہو گئی تھی، پی سی او ججز ختم ہو گئے تھے. تو اس وقت جو نئے ججز تعینات کرنے تھے ان کے نام جو تھے وہ پرپوز کرتے تھے چیف جسٹس کنسرن کہ ان کو جج اس میں اس پرپز کے لیے ڈائریکٹ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ میں لایا گیا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 مثالیں ہیں. ایک تو تھی سردار اسلم صاحب، وہ بھی پی سی او کورٹ تھے، مشرف کے آرڈر سے وہ یہاں تشریف لائے. اور دوسرے تھے جسٹس بلال، وہ بھی بات صحیح ہے، اس دور کی 2 مثالیں ہیں. اقبال حمید الرحمان جب 31 جولائی کی ججمنٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ ابالش ہوگی تو پھر 18ویں ترمیم میں نئی یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے یہ بنی تھی. تو اس میں اسی پرپس کے لیے اقبال حمید الرحمان صاحب کو لایا گیا تھا کہ انہوں نے چونکہ نام ریکمینڈ کرنے تھے ریسٹ آف دی ججز کے لیے. اب آپ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ لیکن یہ جسٹیفائڈ نہیں. یہاں پہ تو دیکھیں 12-13 ججز بیٹھے ہوئے، یہاں پہ تو کمی نہیں تھی. 25-30 ججز کی ضرورت تو لاہور میں تھی. آپ نے وہاں سے وہی جج اٹھایا جس کی 3 مہینے سینئرٹی محسن صاحب سے زیادہ. یہ الول ہے، میلس ہے، میلا فائڈی. آپ کسی اور جج کو کیوں نہیں لے کے آئے؟ اچھا لاہور سے آپ کہتے ہیں ڈوگر صاحب کی بات کریں. بلوچستان سے جونیئر ججز لے کے آئے. بلوچستان سے جو جج صاحب آئے وہ 20 دن ہوئے، ابھی کنفرم جج ہی نہیں. تو یہ میلس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 26ویں ترمیم سے آپ نے راستہ روکا سید منصور علی شاہ صاحب کا، اور اس ٹرانسفر سے آپ نے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کا راستہ روکا ہے کہ وہ چیف جسٹس نہ بن جائے. اس وجہ سے ہم احتجاج کر رہے ہیں. ہم نے تو 26ویں ترمیم کو چیلنج کیا ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. اسی لیے ہماری ہائی کورٹ بار، ڈسٹرکٹ بار اور ہماری بار کونسل نے کال دی ہے. اسلام آباد بار کونسل نے بڑا کیٹیگریکلی، مگر اسلام آباد بار کونسل نے منڈے کے لیے کال بھی دی اس پروٹیسٹ کے لیے کہ جب تک ہماری وہ فل کورٹ جو سیٹنگ ایگزسٹنگ سپریم کورٹ ہے وہ ہماری 26ویں ترمیم کی پٹیشن سنے، یہ ججز پیکنگ نہ کی جائے، اجلاس ملتوی کیا جائے، یہی متن ہے اس خط کا. یہ ہمارا ہے، اس لیے ہم نے یہ وہ کیا. میں اوور ٹو یو سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب. بیفور آئی گو ٹو دا گورنمنٹس پرسپیکٹو، آپ فرمائیے گا، آپ لرنڈ لائر یور سیلف، آپ کی کیا ریڈنگ ہے اس پوری چیز کی، اور کیا اب اس کے بعد ہونے کیا جا رہا ہے؟ اور یہ بھی بتائیں کہ جو ایک آپ کی ہم آہنگی ہے، کیونکہ ابھی گنڈا پور صاحب نے جو یوم سیاہ منایا اس پہ تو انہوں نے بہت مطلب آپ سمجھے انہوں نے فیئری قسم کی سپیچز کی ہیں. اس حد تک انہوں نے کہا ریاست پہ تھو، مطلب اس طرح کی بات بھی انہوں نے کی ہے. آپ چونکہ اگر آپ اپوزیشن اتحاد کا حصہ ہیں تو آپ بھی کیا اتنی ایک اگریسو پالیسی رکھتے ہیں، یا پھر یہ کہ جو آپ کی میٹنگ رہی ہے آپ کی پارٹی کی مولانا صاحب کی گورنمنٹ سے اور پی ایم سے، وہ زیادہ آپ سمجھتے ہیں پریزیڈنس لے جاتی ہے اوور دا اپوزیشن الائنس؟ میرا خیال ہے آپ نے 1 درجن سوال کر لیے تو جواب مس ہو گیا، تو مجھے اس کے لیے معاف کریے گا. جی نو وریز، میں آپ دہرا دوں گی. عدالتوں کے حوالے سے دیکھیے، اس جو ججز آئے ہیں اس کو 2 حصوں میں آپ تقسیم کر لیجئے. اس معاملے کو آیا ان کا آنا دستور کے مطابق ہے یا نہیں، اس کا جواب ہوگا کہ دستور کے مطابق ہے. مگر آیا یہ جائز ہے یا نہیں، اس میں کوئی بدنیتی ہے یا نہیں، تو یہ مبنی بر بدنیتی ہے. مبنی بر نیت کا اندازہ آپ کیسے لگائیں گے؟ نیت کا اندازہ جو ہے وہ ایک خط سے شروع ہو گیا، اور وہ خط 6 ججوں نے لکھا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے.
उसके बाद जो है वो लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नाराज हैं। वो लोग से मुराद वो लोग जो कि मैटर करते हैं और वो नाराज हैं। अब वो उनको जो है वो यहाँ से किसी दूसरे सूबों में और निकालने का तो उनके खिलाफ कोई ऐसा मटीरियल नहीं है कि उनको निकाल बाहर किया जाए। हाँ। तो अब उनको यहाँ से हटाने के लिए जो तरीकाकार इख्तियार किया गया, वो जो प्रपोज अमेंडमेंट थी इसकी 26th अमेंडमेंट में आर्टिकल 200 में अमेंडमेंट प्रपोज की गई और उसमें जो उनकी कंसेंट का लफ्ज था उसको उन्होंने कहा कि ओमिट कर दें। उसको हमने रेजिस्ट किया और वो अमेंडमेंट कैरी नहीं हो सकी। गवर्नमेंट को जो है वो वहां पे विड्रॉ करनी पड़ी क्योंकि वो कैरी नहीं हो रही थी। अब जब कैरी नहीं हो रही थी तो अब ये तीसरा अमल जो है ना फिर ये किया गया, ये तीसरी इसकी लिंब है कि बाहर से जजेस ले आए जाएं। अब बाहर से जजेस बाकी बलूचिस्तान और सिंध वाला तो खुशखती के लिए लाए गए हैं ना, बाकी तो बगैर वो तो हालांकि खुशखती के लिए ताकि छोटे सूबे के लोग बोल ना सके, ये है उसके पीछे सारा मकसद। ठीक है जी, कि छोटे सूबों के कहेंगे कि जी हमारा तो ठीक हमारा भी एक एक आ गया, बलूचिस्तान से बंदा आ गया। मगर बात यहाँ प्रिंसिपल की है। प्रिंसिपल ये है कि आप चंद दिन पहले जबकि ये मौजूदा चीफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाने का बज़ाहिर नजर आ रहा है और उससे चंद दिन पहले के एक और जज ले आए और वो भी दूसरी हाई कोर्ट से, तो वो ले आते हैं और उनकी सीनियरिटी जो है ना वो देख लें, वो मैनेज कर ली कि 2-4 महीने सीनियरिटी जो डिटरमिन होती है वो फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग ऑफ ओथ होती है। मगर फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग ऑफ ओथ जो है ना फ्रॉम द रेलेवेंट हाई कोर्ट के लिए होती है। आर्टिकल 194 जो है इसमें बड़ा क्लियर। अब उसके लिए एक और काम कर लिया गया, वो किया गया कि इनको ओथ ही ना दिया जाए। ओथ ही ना दिया जाए, ठीक हो गया। जजेस जो हाई कोर्ट में बैठे हैं इन्होंने ओथ नहीं लिया हुआ एज ए जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट। They have not administered a fresh oath। जी, सारा कुछ जो किया गया है अब इसमें जो है ना, अब मैं नहीं कहता कि नीयत उनकी जो है ना, या रियासत साहब नहीं कहते कि उनकी नीयत बुरी है, या मैं भी नहीं कहता कि उनकी नीयत बुरी है। तो अब नीयत जो है ना वो खुद बखुद जो है ना जाहिर होकर सामने आ रही कि किया गया। उसके बाद आपने अगली बात की कि आप ऑपोजिशन में हैं या हुकूमत के साथ आपकी ज्यादा हम-आहंगी, चूंकि आप पीएम की मुलाकात हुई है। अच्छा, काजी फाइज वाली बात जो है वो दुरुस्त तौर पे जो है ना उन्होंने नहीं की। वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट में आए, किसी और हाई कोर्ट में नहीं गए और यहाँ से फिर आगे फर्दर जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो वो जो है ना वो इसका जो है इस मामले से कोई ताल्लुक इस तरह से नहीं बनता। अब उसके बाद आप सियासत की बात पूछ रही हैं। सियासत की बात ये है कि हम ये समझते हैं कि ये इलेक्शन जो है, ये जो 8 फरवरी वाला इलेक्शन था, ये धांधली ज़दा है। ये वो धांधली है, धांधली तो हमेशा पाकिस्तान के इलेक्शन में होती है, मगर ये ऐसी धांधली है कि जो तारीख की बदतरीन धांधली है। और ये हुकूमत जो कि मौजूद है उसके पास वो मैंडेट मौजूद नहीं है कि वो हुकूमत चला सकें। बावजूद इस धांधली के, बावजूद इस जाली असम्बलियों के, एक कंट्रडिक्शन तो हम सब में है ना कि हम उन असम्बलियों में बैठे हुए हैं। वो इसलिए बैठे हुए हैं कि वो उस फोरम को हम नहीं छोड़ना चाहते ताकि वहाँ पे भी बात की जा सके। अब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि एक तो इलेक्शन फेयर और फ्री आइंदा के लिए हो, उसका एक ऐसा तरीकाकार वज़ा किया जाए और नया ऐसा इलेक्शन जिसमें मैंडेट भी हो, उस जो लोगों का राय हो उसके मुताबिक जो है मैंडेट हो। ये बात हमने सुनी थी कामरान साहब, आप जो फरमा रहे हैं कि आप फ्रेश इलेक्शंस आप कह रहे हैं कि अपोजिशन इत्तेहाद को इनको पुश करना चाहिए पूरे सिस्टम को कि नए इंतखाबात की तरफ चलें, तो आप क्या वही असेंबली से इस्तीफे वाली बात है वो आप आइडिया कॉइन कर रहे हैं? नहीं, अभी तक कोई इस्तीफे वाली बात है और ना अभी तक इत्तेहाद जो है अपनी किसी शक्ल में जो है ना उसने कोई शक्ल इख्तियार की है। अच्छा, मूवमेंट जो है ना कोई शक्ल इख्तियार करेगा, उसका कोई प्रोग्राम जो है ना मुरतब हो जाएगा, उसका कोई नज़म बन जाएगा, कोई उसके हवाले से कोई डॉक्यूमेंट बन जाएगी, कुछ हम अपने पे और बाकियों पे हम सारे मिलजुल के एक दूसरे पे कोई पाबंदियां आयद कर देंगे कि ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना। हाँ। या इस इत्तेहाद में अगर ये कायम हुआ तो अच्छा, जो है ना उसके इस पे भी अब अगर है, बहरहाल मतलब अभी आप कह रहे हैं अपोजिशन इत्तेहाद कायम नहीं हुआ है अभी तक बात फाइनल नहीं है, अभी तक बात फाइनल। पीएम भी जाहिर है हुकूमत भी आपको अपनी तरफ करने की कोशिश बहरहाल कर रहे हैं। बैरिस्टर साहब आप बता दें, आपने दोनों लर्नड वकला को, लॉयर्स को सुना है, उनका जो लीगल इस पे ओपिनियन है, मतलब आपने पहले 26वीं तरमीम के ऊपर एक तनाज़ा खड़ा किया, क्या रीज़न है आप बार बार अदलिया के साथ क्यों अपने एक रिफ्ट क्रिएट कर रहे हैं और ये बढ़ती जा रही है खलीज?
ये क्या वजह है? और दूसरा, मैंने इब्तिदाई में एक बात अर्ज की, ये इसका भी जवाब फरमा दें। वो कहते हैं इस पूरी चीज़ का बाय एंड लार्ज मकसद ये है कि खान साहब इनकारसरेटेड रहे। उन्होंने अभी आर्मी चीफ को एक दूसरा खत भी लिखा है जिसमें उन्होंने बताया है कि मतलब उनकी जेल में डेथ सेल में रखा गया है और कितनी सॉरी वहां पर लिविंग कंडीशंस है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने बिल्कुल अपने दोनों भाइयों की जो बात है, जो मेरे सीनियर्स हैं रियासत अली आज़ाद साहब भी और कामरान मुर्तज़ा साहब की बात मैंने सुनी और कुछ हद तक तो उनकी बातों से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि जो लीगल पोजीशन है कि बिल्कुल किया जा सकता है ट्रांसफ़र, उसमें कोई खतरा नहीं है। फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने जब आर्टिकल 200 तमाम तर चीज़ सामने आई, और मैं बसद एहतराम ये ज़रूर कहूँगा, एक तो हमें इतने लोगों की जो मोतबर लोग हैं, जिसमें सदर पाकिस्तान हैं, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, जिसमें इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस हैं, मुतलका चीफ जस्टिस ऑफ दोज प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स हैं जहाँ से वो जजेस ट्रांसफ़र होके हैं, एंड वो जजेस जिनकी कंसेंट इसमें शामिल है, उन तीनों जज साहिबान की, हम क्या इन सब की जो विजडम है उसको चैलेंज कर रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए? हमें ये नहीं करना चाहिए। जब एक आइनी स्टेप है, जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप है, उसमें ऑब्वियसली हमें लाख इख्तिलाफात हो सकते हैं, इनको बिल्कुल हो सकते हैं टाइमिंग के हवाले से एंड अदरवाइज़। और रियासत अली आज़ाद साहब ने भी माना, इसमें कोई करगन नहीं है, कोई ऐसी चीज़ रुकावट नहीं है कि नहीं हो सकते। लेकिन ये एक ओथ की बात है कि वेदर फ्रेश ओथ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं तो इस पर क्लियर हूँ कि फ्रेश ओथ नहीं बनता। जब जज ट्रांसफ़र होकर आता है, उसकी कंसेंट मौजूद है, तो फिर इफ़ वी पुट थिंग्स इन रिवर्स, अगर यही मिसाल ले ली जाए तो क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कोई एक जज साहब की अगर रजामंदी शामिल हो और उनको अगर ट्रांसफ़र कर दिया जाए किसी सूबे की हाई कोर्ट में, तो क्या वो अपनी सीनियरिटी वहीं से शुरू करेंगे जहाँ जिस तारीख से उन्होंने ओथ उठाया एज जज ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, या वो ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा? तो मैं नहीं समझता कि कोई भी जज साहब जो हैं वो ज़ीरो से स्टार्ट करने की किसी इस रवायत के हक में होंगे। तो ये उसकी तो वजह ये बैरिस्टर साहब वो कहते हैं कि फिर सीनियरिटी वायलेट हो जाती है ना, अगर वो फ्रेश ओथ नहीं लेते तो अभी जैसे क्यानी साहब का बनता है उनका। मैं ये जरूर बता सकता हूं, ट्रांसफर हैड नॉट हैपेंड, बता सकता हूं कि एक तो देखें आर्गुमेंट, वीव स्पोकन अबाउट दिस वन टू मेनी टाइम्स। हमने कहा कि फेडरेशन जो है किसी एक सूबे का या किसी एक जज का नहीं है, ये तमाम तर जो हमारी टेरिटरीज हैं, सूबे हैं, उसकी नुमाइंदगी करता है। इट्स ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और एक फेडरल आपका हाई कोर्ट है, ये किसी सूबे की नहीं है। और यहाँ पे अभी जो एग्जिस्टिंग, मैं आपको थोड़ा सा इसके खदोखाल बयान कर दूँ कि जो एग्जिस्टिंग इसकी आउटलुक है उसमें इस्लामाबाद से 3 जजेस हैं। इसको डिनाई नहीं करेंगे, ना कामरान मुर्तज़ा साहब करेंगे, नहीं रियासत अली आज़ाद साहब करेंगे, लेकिन इसके साथ बलूचिस्तान से 1 हैं, KP से 1 हैं, बाकी मेनली या पिंडी या इस्लामाबाद और सिंध से 1 हैं। तो मैं समझता हूँ कि सिंध और बलूचिस्तान की नुमाइंदगी ज़रूर थी। वहाँ पे सिंध का अर्बन और रूरल एक कॉन्सेप्ट है, इसी तरह बलूचिस्तान में वो तो यही कह रहे हैं कि अभी रियासत साहब ने भी कहा, उस पे कामरान साहब ने भी कहा कि वो तो सिर्फ एक आपने एक इम्प्रेशन देने के लिए किया ना कि जो 2 सूबे हैं वो लेफ्ट आउट फील ना करे, वरना सीनियरिटी वाइज आप जो लाहौर से हिसाब लाए कहते हैं उनका इसी वजह से वो ही इज वेरी नियर, उनकी जो टर्म है उनकी हक तलफी नहीं होनी चाहिए। और छोटे सूबे से अगर लोग लाए गए हैं तो उसको तो खुशाइंद करार दे रहे हैं। मैं लाहौर हाई कोर्ट की आपको ये बता सकता हूँ बात कि इससे मैं उस पर भी मैं आपके बिल्कुल आई एम माइंडफुल एंड कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट कि ये असल तो वजह वहाँ पे जो इशू है प्रॉब्लम है सीनियरिटी की। मैं ये भी आपको बता दूं कि 2 से 3 जज साहिबान ने रिफ्यूज़ किया था इस तैनाती से पहले, और बाकी जज साहिबान को कंसिडर किया गया था। उनकी मुतल्लिका चीफ जस्टिस से जो हुई थी तमाम तर मामला, जब कंसेंट तो उन्होंने कंसेंट नहीं दिया। जब ये इन्होंने कंसेंट दिया तो फिर इनकी बिल्कुल अपॉइंटमेंट हुई, बिकॉज ऑब्वियसली कंसेंट जो है वो की है। किसी जज की इजाज़त के बगैर या रजामंदी के बगैर आप उनको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। 18वीं तरमीम से पहले हो सकते थे, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद ये लाज़िम मलज़ूम है कि उनकी रजामंदी शामिल होना ज़रूरी है। मैं ये भी आपको अर्ज़ कर दूं, आपके पार्टिसिपेंट्स जो बात कर रहे हैं कि विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम ऑफ थिंग्स या उस फ्रेम वर्क के अंदर कुछ चीज़ें बेहतर हैं कि हम उनके ऊपर इतना ज़ोर ना दें या उनको डिस्कस ना करें इन फोरम्स पे। उसकी वजह यह है कि जो फाउंडिंग फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उनकी जो एक विजडम थी या जो उनकी जहन में चीज़ थी, मैं नहीं समझता कि उसको यहाँ पे आपने दिलचस्प बात की है, आपने बहुत दिलचस्प बात की है। जी
ایک آخری بات میں ضرور کروں گا مونا صاحبہ کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے جو باتیں کر رہے ہیں، جو ڈسکشن یہ ڈسکورس ہو رہا ہے، یہ مجھے بتائیں کیا یہ سارے لوگ ایک طرف تھے؟ صدر پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان، چیف جسٹس جو متعلقہ ہائی کورٹس کے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، اور وہ جج صاحبان جو ٹرانسفر ہو کے آئے ہیں اپنی رضامندی کے ساتھ، کیا یہ سارے لوگ ایک طرف تھے؟ اور کیا اتنی کوئی بڑی اللیجڈلی جو بتایا جاتا ہے کہ کنسپیریسی ہے، ریاست علی زاد صاحب نے تو یہی کہا نا کہ یہ ان کی نیت جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی، تو کیا یہ سب تمام لوگ جو اس پورے پروسیس میں جڑے ہوئے تھے وہ سب بھی وہ کیا بدنیتی میں شامل ہیں ایم ایل ایف آئی ڈی میں؟ رائٹ، جی یہ سوال ہے آپ کا. میں اس کو آنسر کرنا چاہوں گا ایک لمحے کے لیے. سب سے پہلے عقیل بھائی آپ نے کہا کہ کنسنٹ دے دی گئی اور آرٹیکل 200 کے تحت ہو گیا ہے. کیا کنسنٹ کسی پارٹیز کی ججز کی دینے سے آئین کا آرٹیکل 194 بدل سکتا ہے؟ نمبر 1. اگر آپ کسی غلط جورسڈکشن کو دو پارٹیز کیس فائل کرتے ہیں اور دونوں پارٹیز یہ کہتی ہیں کورٹ کو کہ جی اس جورسڈکشن میں ہمارا کیس بنتا ہے، لیکن دونوں اگر جورسڈکشن نہ بنتی ہوئی دونوں پارٹیوں کی کنسنٹ دینے کے باوجود وہ اس کورٹ کی جورسڈکشن کو آپ نہیں کر سکتے. یہ لا ہے. آپ نے فیڈرل ہائی کورٹ کا کہا ہے، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، یہ فیڈرل ہائی کورٹ نہیں ہے. اور دیگر جو صوبوں کی نمائندگی آلریڈی تھی. آج ہی آپ کو کیوں یاد آئی ہے نمائندگی جب اگلا چیف جسٹس بننے والا ہے؟ ٹائمنگ کا مسئلہ ہے. ویل ٹیک اے بریک ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، پھر ڈونٹ گو اینی ویئر. جی ویلکم بیک ناظرین. ہمایوں صاحب ابھی جو میں ابتدا میں ایک آپ سے بات عرض کی تھی، اوور ٹو یو آن دیٹ پلیز. عطا تارڑ صاحب کہتے ہیں آپ یوم سیاہ ایک طرف منا رہے ہیں، وہ میں نے ناظرین کو خیر دکھائی ہے. وہ کہتے ہیں عوام نے پی ٹی آئی کو انتخابات میں مسترد کیا، جھوٹ اور مظلومیت کا ڈرامہ ہے ان کا. حقیقت ہے کہ جن کو 180 سیٹوں کا آپ کا دعویٰ تھا، الیکشن ٹریبیونل میں صرف 20 درخواستیں ہیں آپ لوگوں کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. عطا تارڑ سے زیادہ جھوٹا انسان اس دنیا میں شاید پیدا نہیں ہوا. میں اوپنلی کہہ رہا ہوں. آپ فافن سے پتہ کریں 188 فائل ہوئی ہیں. 188 میں سے 76 نیشنل اسمبلی میں پی ٹی آئی نے کی ہیں، ان میں سے 112 پروونشل اسمبلیز میں کیے ہیں. ان 112 میں سے 72 اور یہ دونوں 188 میں سے 72 پنجاب میں ہوئی ہیں، 25 سندھ میں ہوئی ہیں، 13 کے پی میں ہوئی ہیں، 2 بلوچستان میں ہوئی ہیں. 56% آف دا کیس لوڈ جتنے بھی ہوئے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہوا ہے. پی ایم ایل این نے ٹوٹل 33 کیے ہیں. یہ شاید اپنا پڑھ رہے تھے، اس کو انگریزی نہیں آتی تو وہ پی ایم ایل این کو شاید پی ٹی آئی سمجھ بیٹھے ہوں گے ڈر میں. اس میں 9 نیشنل اسمبلی تھی اور 24 یہ تھے. آؤٹ آف جو پی ٹی آئی نے 188 کیے ہیں ان میں سے 162 رنر اپ ہیں. یہ یاد رکھیں. ایک منٹ ہے میں آپ کو اسٹیٹسٹکس بتاتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یہ سارے بتاتا ہوں. اب میں بات آ جاؤں تو تھوڑی سی کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. ابھی انہی کے پنجاب کے گورنر جو پنجاب سے الیکشن ہارے ہیں انہوں نے ایکسپٹ کیا میں الیکشن ہارا ہوں. انہوں نے کہا مجھے اس کا نہیں پتا کہ بلاول بھٹو اپنا الیکشن جیتے ہیں یا ہارے، لیکن مجھے اس کا پتا ہے کہ عطا تارڑ ہارا ہے. سو دیٹ مینز ہی واز ناٹ شیور کہ ان کا لیڈر جیتا ہے یا ہارا ہے، لیکن ہی واز شیور کہ عطا تارڑ نہیں جیتا. کانسٹیٹیوئنسی میں اچھا سمجھ آگئی. یہ کہا ہے سلیم حیدر صاحب نے، بالکل کہا ہے. اچھا انہوں نے یہ کہا ہے کہ اٹک سے لے کے جیلم تک ایک سیٹ بھی پی ایم ایل این نہیں جیتی ہے. جی یہ بات درست ہے. اچھا یہ وہی بات ہے جو اس کمشنر نے کہی تھی، یہ وہی بات ہے جو کمشنر نے بھی کہی تھی. اب ایک گورنر کہہ رہا ہے جس کی کانسٹیٹیوشنل حیثیت ہے. ایک منسٹر کی کانسٹیٹیوشنل حیثیت شاید نہیں ہوتی، لیکن ایک اب سن لے نا، اب آگے بھی سن لے. لیکن میں کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. ابھی بہت اچھے انسان ہے عقیل صاحب، مجھے سمجھ نہیں آتی یہ غلط بات کو کیسے ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھے انسان ہے، وہ اسمائل بھی کر دیتے باقی ایسی باتوں پہ اور کرنے ہیں. لیکن میں آپ کو بات بتاتا ہوں، دیکھیں اس طرح ہے میری نظر میں، میں پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوں، میری نظر میں جب ہم لا بناتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ پروونشل میٹر ہے، یہ پنجاب میں وہ پنجاب والے بنائیں گے، یہ کے پی والے بنائیں گے، یہ سندھ والے بنائیں گے، بلوچستان سو فورتھ. آپ صرف اور صرف اسلام آباد کی حد تک کر سکتے ہیں. That means اسلام آباد is treated as a province actually. اسلام آباد is not treated as a پورے جو پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہو. یہ اسلام آباد کی حد تک، فیڈرل کی حد تک یہ ہو سکتا ہے جہاں جہاں فیڈرل کی جیورسڈکشن ہے وہاں اسلام آباد آتا ہے. کریکٹ.
اب اسلام آباد کے ہائی کورٹس اور اسلام آباد کے ہائی کورٹ جیسے میرے جو سرٹیفکیٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ میرا لائسنس ہے وہ پاکستان تک ہے. اب اگر جیسے انہوں نے کہا, آزاد صاحب نے کہا, میری نظر میں کنسنٹ کی بات نہیں ہے, لیکن اب کیا ہے, کیا میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں اسلام آباد سے کسی بندے کو اٹھا کے پنجاب میں ڈال کے لے جاؤں اور ادھر ان کو بنا دوں؟ غالباً اسلام آباد کے تو ہو بھی نہیں سکتے ہیں. یہ بات صحیح ہے, اگر یہ صحیح ہے, یہ چیز ہے ایک بیچ میں. جو اسلام آباد کے لائرز ہیں نا وہ کہیں نہیں جا سکتے, ایگزام میں سیول جوڈیشری کی اپوائنٹمنٹ کے لیے پریکٹس بھی نہیں کر سکتے, اپیئر بھی نہیں ہو سکتے. یہ بات ہے. اس وقت ہم ججز کی بات کر رہے ہیں نا, اس وقت ہم ججز کی بات کر سکتے ہیں. کیا میں سینئر موسٹ جج اسلام آباد سے اٹھا کے پنجاب میں اس کو چیف جسٹس بنا سکتا ہوں؟ دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے, انما الاعمال بالنیات, نیت تو چھوڑے, جب عمل ہی غلط ہے اس کے پیچھے نیت کیا ٹھیک ہوگی؟ ان کا عمل ہی یہی ہے کہ یہ پہلے کہتے تھے کہ اچھا وکیل کرو, ہم نے اچھا وکیل کیا, ہم نے آپ وکیل کرتے ہوئے ریاست صاحب پہ کیوں اشارہ کر رہے ہیں؟ ریاست صاحب آپ کے وکیل ہیں, وکیل بیٹھے ہوئے نا, ہم نے ادھر سے جے یو آئی سے اٹھا لیا, ہم نے کہا کہ آپ بیرسٹر صاحب پہ اشارہ کر سکتے ہیں. نہیں, بیرسٹر صاحب تو اس وقت وہ آپ کے اشارے کو میں ویسے کہہ رہی ہوں کہ ریاست صاحب تو کہہ رہے ہیں میں کامران صاحب اصولی جنگ لڑ رہا ہوں, آپ بلا مطلب کو وکیل کر رہے ہیں. میں بیرسٹر صاحب کو کر لوں گا, لیکن پتہ ہے ان کی پارٹی کے باقی لوگوں نے کیا کیا ہے, ان لوگوں کے نہیں, اگر بیرسٹر اچھا وکیل ہے اور یہ ہم سے کیس جیت جائے گا آپ جج کر لو. پھر انہوں نے کہا یار جج بھی انڈیپینڈنٹ ہے, چھوڑو یار جج کو بھی بدلو, کورٹ کرو. اب تو بات کورٹ کی ہو شروع ہو گئی ہے. اچھا پھر نیچے انہوں نے کہا کہ کورٹ کر. اچھا اب یہ دیکھ, ساری باتیں انہوں نے بتا دیا آزاد صاحب نے کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. مینز کانسٹیٹیوشن کیا ہے, تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کانسٹیٹیوشن بینچ میں اپنے بندے لگا لو کہ انٹرپریٹیشن کیا کریں گے. اب تو انٹرپریٹیشن ہر چیز کا کوئی آپ کہتے ہیں توڑ ہے نہیں, انہوں نے ہر چیز کو یہ اتنے زیادہ, مجھے میں لفظ نہیں کہنا چاہتا لیکن وہ کرمنل مائنڈڈ ٹائپ ہے کہ انہوں نے سارے لوپ ہولز پکڑنے شروع کر دیے کہ اگر یہاں سے یہ نکل گیا تو ادھر سے پکڑو, ادھر سے کر لیا تو ادھر سے کر لو. لیکن میری سمجھ اتنی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ از لائک اے پروونشل ہائی کورٹ. It is not representing the federal. So اس لحاظ سے ان لوگوں نے جو کیا ہے نہ عمل ٹھیک ہے نہ نیت ٹھیک ہے, اور نہ with due respect to exceptions of some people like عقیل صاحب, اور میں آنر کہہ رہا ہوں, اور نہ یہ لوگ ٹھیک ہیں. بتائیں عقیل صاحب, بہت شدید الزامات ہیں لیکن مزے کی بات ہے آپ پہ نہیں ہے. آپ کے بارے میں سب کا اچھا ریکارڈ ہے, آپ کی پارٹی کے اوپر تو بڑی لمبی چوڑی چارج شیٹ ہے. دیکھیں نہیں, ہماری بالکل نیت بھی صاف ہے, اور میں بندے بھی ٹھیک ہے, لوگ بھی اچھے ہیں. نہ کر سکتی, نہ کر سکتی, یہ بالکل اچھی ایک رائے رکھتے ہیں میرے بارے میں. آپ کی اسمائل بتا رہی ہے کہ آپ غلط بات کر رہے ہو, آپ کی اسمائل بتا رہی ہے. دیکھیں پیچھے آپ کے جھنڈے بھی دونوں لگے ہوئے, پاکستان کے جھنڈے کے سامنے کھڑے ہو کے پلیز پلیز یہ بات سمجھ لیں, کہہ دیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ از اے پروونشل کورٹ. آج لگتا ہے ہمایوں صاحب پی ٹی آئی میں شامل کرا کے ہی چھوڑیں گے پروگرام میں عقیل صاحب کو. عقیل صاحب آپ نے ڈٹے ہوئے ان اسپرٹ ہی از پی ٹی آئی. اوہ کوائٹ اے کلیم, لیکن وہی بریکنگ نیوز ہے. غلط جگہ پہ غلط جگہ. عقیل صاحب آپ یہ وہ انکمنگ منسٹر ہے, کیا ہو گیا ہے, آپ ان کی منسٹری کے دشمن نہ بنے پلیز. اللہ ان کو بہت عزت دے. آمین آمین. I am happy with my party الحمدللہ. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا, دیکھیں ایک تھوڑا سا میں نا ریئلسٹکلی اسپیکنگ, ڈاکٹر صاحب نے ایک آرگیومنٹ بہت اچھا کیا, لیکن I would very humbly disagree with this argument, اور اس کی وجہ یہ کہ اسلام آباد is not a province, and اسلام آباد کو province آپ کنسیڈر کر ہی نہیں سکتے. اسلام آباد is a federal territory. جو آپ کی آئی سی ٹی ہے, یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ کی ایمبیسیز ہیں, all your national headquarters are here, majority of them, اور یہاں سے آپ کی پورے پاکستان کا نظام جو ہے وہ اسلام آباد سے ہی چلتا ہے. ساری منسٹریز یہاں پہ ہیں, majority of them مین, اور حکومت بھی یہیں پہ ہے, پارلیمنٹ بھی یہیں پہ ہے. مطلب ایک فیڈرل ٹیریٹری کا کانسیپٹ ہے. امریکہ میں آپ دیکھیں تو امریکہ میں بھی اگر جو ڈی سی ہے, واشنگٹن ڈی سی, وہ بھی ایک اچھا ہوا آپ نے امریکہ کی مثال دے دی. امریکہ والے بھی آپ کو کوئی سملر باتیں ہی کہہ رہے ہیں ویسے. اپنا ایک اسپیشل سٹیٹس رکھتا ہے وہاں پہ. اب مثال کے طور پہ ڈی سی میں اگر بات کی جائے تو میں کیونکہ وہاں پہ رہا بھی ہوں, وہاں پہ وہ ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن, وہاں پہ وہ یہ والے کانسیپٹس بھی ہیں
डॉक्टर साहब बिल्कुल ख़ुद भी गए होंगे कई बार और बाकी पार्टिसिपेंट से भी देखा होगा। देखिए आपके एक फेडरल जो एरिया है ना, फेडरल टेरिटरी है, ये बात दुरुस्त है कि इस्लामाबाद, और इसी बात पे तो एहतजाज हो रहा था कि जजेस की रोटेशन नहीं होती, क्योंकि रियासत अली एजाज साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं ये ज़रूर कहूँगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो इस्लामाबाद में जजेस आते हैं वो रोटेट नहीं होते, जजेस को रोटेट होना चाहिए। वो अब तो यहाँ से थोड़ी कोई गया है, जरूर देंगे कि दूसरे आ गए के हवाले से बात की नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना, इन रिटर्न या इन रिवर्स अगर ये सारा मामला कर दें तो फिर अगर वो हुआ ही नहीं की बात करने तो क्या वो सीनियरिटी, मेरा यही सवाल था कि वो क्या ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। और तुसी कहते हो कि रियासत आजाद की ये बात है। और मैं एक बात और मैं अकील भाई आपसे कहना चाह रहा हूँ, ये फेडरल हाई कोर्ट नहीं है, दिल्ली हाई कोर्ट फेडरल हाई कोर्ट है। इस्लामाबाद 1980-81 में बाय विर्चुआ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर बना था और इसका स्टेटस एक सूबे का है, फेडरल का नहीं है। ये मैं क्लियर कर दूं, जल्दी से बात कर देता हूं। देखिए फर्क क्या है, फर्क ये बैरिस्टर साहब और आजाद साहब जो कह रहे हैं ना, ये आजाद रियासत है और वो मकबूजा रियासत है। बताएं जी, आज वही हुमायूं साहब बड़े फॉर्म में है। बैरिस्टर साहब यू हैव टू कैच अप, आप अपना जवाब भी प्लीज फरमाएं। नहीं, मैं बिल्कुल यही, हम बिल्कुल कोई मकबूजा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर अ फ्री कंट्री, वी आर एन इंडिपेंडेंट कंट्री, और मेरे बड़े भाई हैं। लेकिन मैं ये रियासत साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 81 में जो है इसका मेनली जो क़याम था, फिर लेकिन थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ये बना ना, ये 2010 का एक्ट है जो इसे रेगुलेट करता है, जो इसकी फॉर्मेशन को जिसने इंश्योर किया। नहीं, आपका ये मकसद नहीं है कि आप बैरिस्टर साहब और भी करते रहते हैं। ये अर्ज है कि अभी देखें, अभी हुमायूं साहब ने कहा कि ये गलत है और आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कहते हैं गलत स्टैट दे रहे हैं कि सिर्फ 20 इन्होंने अप्लाई वो ट्राइब्यूनल में केसेस भेजे, 33 तो PMLN ने भेजे, इनसे कहीं ज्यादा। और उनका अपना जो क्लेम है वो कहते हैं हमने तो 100 से ज्यादा हम लोगों ने ट्राइब्यूनल्स का रुख किया हुआ है। तो ये इज इट करेक्ट, ये बात सही है इनकी कि वो कहते हैं मैं नहीं कह रहा, ये फाफन की रिपोर्ट है, ये मैं नहीं कह रहा, फाफन की रिपोर्ट है। I'll have to check, I don't know exactly। सर जी आप पढ़े लिखे आदमी हैं, उसको भी कहें थोड़ा सा पढ़ ले। फाफन की रिपोर्ट इंग्लिश में है, उसको शायद समझ नहीं आ रही होगी। देखें सरवर बारी साहब की देखिए थोड़ा सा ना, आई टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि उसमें थोड़ा सा बायसनेस का एलिमेंट जरूर है। सरवर बारी साहब का मैं ये कहूंगा वो बायसनेस का एलिमेंट जरूर है, बिकॉज वो आपकी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएटेड रहे हैं। मतलब वो एक बाय एंड लार्ज एक इंडिपेंडेंट रिव्यू नहीं है किसी चीज पे। ट्राइब्यूनल जरूर हैं, ट्राइब्यूनल्स के फैसले भी हो रहे हैं, इवन के यहाँ पे आप उनको कह रहे हैं, वो कहते हैं पूरी अदालत कर लो, आपने भी एक वो किया हुआ है, इदारा किया हुआ है। देखिए मैं अकील साहब की बात से एग्री कर सकता हूँ, मैं अकील साहब की बात से एग्री कर सकता हूँ कि उनकी बात आ जाए। ओपिनियन आप देखिए, ओपिनियन आपका जो होता है ना वो शायद बायस्ड हो सकता है, लेकिन फिगर्स बायस नहीं होते। अकील साहब, मैं तो नंबर ऑफ फिगर्स की बात कर रहा हूँ। वो खैर वो अकील साहब भी कह रहे हैं कि मैं उस पर भी बिल्कुल देखिए कुछ हलकों में एनॉमली जरूर होंगी। हमने कभी नहीं कहा, हमने हमेशा से ये कहा कि जहां बिल्कुल डिस्पैरिटीज हैं कुछ हलकों में होंगी, वहां पे फिजल आउट थ्रू प्रॉपर जो प्रॉपर मैकेनिज्म है, जो प्रॉपर फोरम्स हैं, उन पे होना चाहिए। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स हैं, जिस तरह इन्होंने हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए एक हाउस कमेटी बना दी थी। अब उस हाउस कमेटी का क्या बना, एक मीटिंग के बाद तो कोई मुलाकात नहीं हुई। बैरिस्टर साहब इस बात का जवाब देते हैं प्लीज, ये बहुत जरूरी एक पॉइंटर है कि क्या इस पूरी चीज का जो आपके खिलाफ कंटेंशन है, अभी गवर्नर पंजाब ने भी कहा है ना कि एनोमलीज नहीं, पूरा इलेक्शन में पूरा इलेक्शन फ्लॉट था। ये बात सही है, गवर्नर पंजाब का ये बयान है, वो रोज बरोज ऐसे बयानात दे रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे पर बैठे हैं। आई डोंट थिंक, देखें वो उनकी मैं आपको ये भी बताता हूँ, उनकी अपने हल्के की हद तक अगर कोई बात हो तो मैं फिर भी दुरुस्त मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन नहीं पूरे पंजाब की बात की है उन्होंने। कहते हैं पूरे पंजाब में पीपल्स पार्टी को काटा गया है, आप लोगों को ऑब्लाइज किया गया है। व्हाट प्रूफ डज ही हैव? माशाल्लाह जी, ये क्या क्लेम आ गया। मतलब पीपल्स पार्टी क्या इतनी मकबूल जमात है पूरे पंजाब में, और इवन के कराची की भी उन्होंने बात की, उन्होंने तो अपनी पार्टी को टारगेट किया। उन्होंने कहा कराची में भी कई लोग जो हैं वो फॉर्म 47 के, हमें तो चले उन्होंने एलिगेशंस लगाई हैं, लेकिन ये इस तरह देखें ना आप, यू कैन नॉट मेक दीज एलिगेशंस कि अक्रॉस द बोर्ड आपने एलिगेशंस लगा दी। आपके पास अगर कोई सबूत है, कोई नहीं, आपको नहीं लगता वो मकबूल जमात है पंजाब में बैरिस्टर साहब? देखिए मैं समझता हूं कि जो मकबूल जमात है वो अभी इक्तदार में है और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। पंजाब में बिल्कुल सिंध में वो मकबूलियत जरूर रखते हैं, मैं इसमें डिनाई नहीं कर सकता। जो एक फैक्चुअल पोजीशन है वो फैक्चुअल पोजीशन है।
सिंध में वो मकबूल जमात ज़रूर हैं, लेकिन पंजाब की हद तक उनकी उस तरह मकबूलियत नहीं है। तो यानी कि सच्चाई तस्लीम करने से आप कहते हैं कासिर हैं गवर्नर साहब पंजाब के? देखिए मैं यही कह रहा हूँ कि फिर अगर वो झूठ बोल रहे हैं होती तो वो ये कहते कि मुझे भी हरवा दिया गया। बेसिकली ये कह रहे हैं कि गवर्नर साहब झूठ बोल रहे हैं, उनके ऊपर पीका एक्ट लगता है, तो उन्होंने माना ना। उनके ऊपर पीका एक्ट लगाए, वो झूठ बोल रहे हैं, उनके ऊपर पीका एक्ट लगाए। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि वो ये फेक इंफॉर्मेशन है, मिस इंफॉर्मेशन है, डिस इंफॉर्मेशन है। पीका एक्ट लगाए, आप पीका एक्ट लगाए प्लीज प्लीज। चले मैं डिमांड करता हूँ पीका एक्ट लगाएं। मैं आपसे डिमांड करता हूँ, गवर्नमेंट से डिमांड करता हूँ पीका एक्ट लगाएं। He should be the first one to go behind the bar for 3 years. Oh gosh, story. भाई हमारी कोई दुश्मनी नहीं है गवर्नर साहब से, उनको हम प्रोग्राम में भी बुला लेंगे ताकि उनको कोई अभाव न रहे। नहीं, अगले हफ्ते उनका मौका बड़ा जरूरी हो गया है। डिसइंफॉर्मेशन एंड मिसइंफॉर्मेशन। वाइंड अप नाजरीन, थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन, आपका शुक्रिया, खुदा हाफिज।